उपचुनाव को लेकर लगातार अपडेट्स बंसल न्यूज आपको दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हमने बातचीत कर ली है, अब मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। बता दें कि विजयपुर सीट और बुधनी सीट पर आज वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो रायपुर दक्षिण में 28.37% मतदान हुआ, तो वहीं मध्य प्रदेश की दोनों सीटें विजयपुर में 54% मतदान हुआ, तो वहीं बुधनी में 51.16% मतदान हुआ। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की ये 2 बड़ी सीटें हैं, बुधनी और विजयपुर, जहां इस वक्त बाई इलेक्शन हो रहा है, मतदान हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 के चुनाव में बुधनी सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन विजयपुर की जो सीट थी वो कांग्रेस की झोली में गई थी। और इन दोनों ही सीटों पर इस वक्त उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 51.16% मतदान अभी तक बुधनी में हो चुका है। इधर विजयपुर में 54.86% मतदान हुआ। विजयपुर में पिछले 2 दिनों से जो स्थितियां निर्मित हुई थी, उसके बाद कई तरह की सियासत भी देखने को मिली थी, और आज एहतियातन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, मतदान संपन्न हो, ये प्रयास स्थानीय प्रशासन भी कर रहा है। दोनों ही प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया। बीजेपी की ओर से मंत्री रामनिवास रावत और कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बुधनी की अगर बात की जाए तो रमाकांत भार्गव और इसके साथ ही राजकुमार पटेल यहां से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, विजयपुर और बुधनी की सीटें। यहां वोटिंग परसेंटेज भी आपने देख लिया, लेकिन ये 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। आप ये समझ लीजिए कि बुधनी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बुधनी का अर्थ शिवराज सिंह चौहान कई बार कहा जाता है, और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री का अर्थ भी कई बार बुधनी कहा जाता है। जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे तो पूरी तरह से आश्वस्त, और उन्होंने कहा था कि ये परिवार एक बार फिर से बीजेपी का साथ देने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए जया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है, ये भी देखा गया है कि ये जो कांटे की टक्कर है मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। और देखिए, हम राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए हितेश सर मौजूद है। आपका बहुत स्वागत हितेश जी। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी का, इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, आपने तो जमीनी हकीकत देखी है, लोगों के मन को टटोला है, और आज वो दिन जब लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, क्या लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? इस वक्त आप कहां पर हैं? देखिए, मैं बुधनी के शाहगंज में हूं। मैं तमाम सारे बूथ पर गया हूं बुधनी विधानसभा के, तो सुबह से काफी उत्साह दिखा है। और जो मेरे पास जानकारी है, वैसे आप जो जानकारी दे रहे थे वो 51% की दे रहे थे, लेकिन करीब करीब 54% वोट पड़ा है बुधनी विधानसभा में 2 बजे तक। और जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं, ये शाहगंज का बूथ है, आप देखिएगा मतदान क्रमांक 52 है। ये मतदान केंद्र शाहगंज कहलाता है, बुधनी विधानसभा में आता है। और लोग यहाँ अभी भी पहुंच रहे हैं। यहाँ भी करीब करीब 54% वोट अभी तक पड़ चुका है, और लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन भीतर की तरफ भी आप देखेंगे तो कोई ऐसी बहुत लंबी कतार मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चिटपुट तरीके से जो मतदाता है वो यहाँ पहुंच रहा है और वोट कर रहा है। ये विधानसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान, अभी तक जो जनता वोट करती थी वो एक मुख्यमंत्री को वोट करती थी, और उनको पता था कि हम जिसको वोट कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री होंगे, हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इस बार रमाकांत भार्गव वर्सेस राजकुमार पटेल के बीच चुनाव है, तो उसका असर भी दिख रहा है। क्योंकि पिछली बार हमने चुनाव में देखा करीब करीब 1,05,000 वोट मिले थे शिवराज सिंह चौहान को। अभी 2023 की हम बात करें, उसके बाद यही आंकड़ा लोकसभा में जब पहुंचा तो 1.25 लाख के लगभग पहुंच गया था। और धीरे धीरे कर कर लोगों के वोट डालने का सिलसिला जारी है, पर दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। और वोट का जो प्रतिशत है वो मुझे लग रहा है कि अभी यदि 54 है तो फिर कुछ और भी बढ़ सकता है। और अभी तो बहुत टाइम है, 2 बजा है, 2 बजे के बाद ये वोट का जो आंकड़ा है वो और दिखाई देगा। लेकिन बहुत दिलचस्प चुनाव है, जिस तरह आप कह रही हैं शुभांगी, क्योंकि तमाम बूथों पर हम गए हैं, लोगों से बातें की है, तो ये तो नजर आ रहा है कि लोगों में उत्साह है, पर उतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और उपचुनाव में ये देखने को मिलता भी है कि जितना मुख्य चुनाव में होता है, उपचुनाव में थोड़ा सा कम होता है। कई जगह मेहनत की जाती है, पर बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे यहाँ प्रस्तुत कर रही जीत के।
निश्चित तौर पर और बहुत संभावनाएं हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो तो शायद जीत हार का जो अंतर है वो 23 के मुकाबले कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार जो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचा था, उस वक्त की तस्वीरें। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हितेश वाजपेयी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत स्वागत दोनों का एक बार फिर से। हितेश जी, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपसे ही लेना चाहूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं बुधनी को लेकर कुछ पता चले हैं, वो ये है 92, 2006 और 2024 3 बार जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें कारण शिवराज सिंह चौहान रहे। 3 बार जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हर बार कांग्रेस की ओर से राजकुमार पटेल प्रत्याशी रहे और तीनों बार बीजेपी की गवर्नमेंट। अब चौथी बार भी होना है, मतलब ये तो ट्रेल है जी। और देखिए, मैं तो पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि कांग्रेस के पास अमूमन तो वहाँ प्रत्याशी है नहीं, और राजकुमार पटेल जी तो एक प्रॉक्सी कैंडिडेट के रूप में आते हैं, चाहे वो विदिशा जाते हो चाहे बुधनी आते हो, और हमारे लिए तो शुभंकर हैं मतलब जब भी आते हैं हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। बल्कि उनके आने के बाद क्या होता है, एक वन साइडेड सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं को भी उनसे चुनाव लड़ने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है। उनको पता है कि भाई आते ही हारने के लिए हैं। तो जब भी राजकुमार पटेल जी का टिकट कांग्रेस की तरफ से तय हो तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट क्या होगा उसको आप पहले से स्वीकार कर सकती हैं। आप बहुत ज्यादा आश्वस्त है सर इस बार जीत के लिए 24 के चुनाव में भी? नहीं, आपका ही वक्तव्य है, आप फिर से बोल के देख लीजिए कि किस प्रकार का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती और लड़ भी नहीं सकती। खैर वहाँ पे बड़ी स्थितियाँ बहुत अलग हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जो जीते वो 1 लाख वोटों के अंतर से जीते थे सर। इस बार आपको लगता है कि कम हो सकता है मार्जिन, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में हो सकता है भी जल्दबाजी हो, इतना इजाफा दिखाई नहीं दे रहा है? वोटिंग परसेंटेज 72-73 या उसके आसपास जाना चाहिए, उससे कम तो नहीं जाएगा। तो मार्जिन भी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है उपचुनाव बहुत ज़्यादा मार्जिन के एवेल्यूएशन का नहीं होता। आम चुनाव में जरूर हम लोग देखा करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल, हाँ, स्टेट में या नेशन में कैसा जा रहा है, उसका बिहेवियर क्या है। उपचुनाव तो जीत के लिए और हम दोनों बहुत कंफर्टेबली जीतेंगे। चलिए ठीक है। और मुझे लगता है जया, जिस तरह से हितेश जी ये बात कह रहे हैं कि दोबारा दोहरा कर देख लीजिए, शायद यही इतिहास दोहराएगा। भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या लगता है आपको, इस बार तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जब प्रत्याशी चयन हुआ बहुत सोच समझकर, बहुत गणना हुई मुझे लगता है, और उसके बाद प्रत्याशी चयन हुआ, इस बार आप कितने आश्वस्त जीत को लेकर? ये पहली चीज़ तो जो हितेश जी ने जो बातें सामने रखी, पहले तो मैं वो नज़ला साफ कर दूं, क्योंकि आप लोग भी बड़ी कन्विंस दिखाई पड़ रही हैं। तो पहला नज़ला तो ये कि ये सीट जो है 3 बार बीजेपी हार चुकी है, और उसमें से 2 बार जो है इन्हीं के परिवार के लोग वहाँ से चुनाव जीते हैं, राजकुमार का छोटा भाई और राजकुमार स्वयं भी। तो ये कोई ऐसी सीट नहीं है कि जो अभेद हो, अजेय हो। निश्चित रूप से कहीं से जब कोई मुख्यमंत्री लड़ता है तो उसका अपना एक प्रभाव होता है, असर होता है, और मुख्यमंत्री पद को ध्यान में रख के लोग वोट करते हैं। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज यहाँ तो व्हाइट हाउस वर्सेस व्हाइट हाउस, एक व्हाइट हाउस अमेरिका में, एक शाहगंज में है। ये देखें तो आप जाके वहाँ पर कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या गदर मचा रखी है, ये जनता देख रही है, आदिवासी देख रहे हैं, जन जन के लोग देख रहे हैं। और विजयपुर में तो गोलियाँ चलानी पड़ रही हैं इनको। चुनाव बड़ा सरल है, जनता इन्हीं को जिताने पे आमादा है, इसके बावजूद गोली चलानी पड़ रही है। इसके बावजूद लोगों को जो है डाकू भेज के जो है वोट डालने से रोकना पड़ रहा है। कितनी साधारण परिस्थितियाँ हैं, ये तो स्वाभाविक कोर्स में हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, ऐसा होता ही रहता है। ऐसा भाई साहब कह रहे थे, इसलिए मैंने कह रहे थे बीजेपी के कि आप लोग हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, इसलिए पहले से ही ऐसी तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए आरोप लगा दिया गोलीकांड का बीजेपी। सही बात है, ये तो नाटक थिएट्रिक्स हो रहा है। किसी हॉल में जाके शूटिंग की होगी लोगों को रोकने की, गोली चलाने की। कितने सुंदर वाक्य बोल रहे हैं बी डी शर्मा जी। ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन कुछ एक खबर बता देते हैं दरअसल, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से बुधनी में। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल, वो फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव जनता वर्सेस सरकार है, जनता चुनाव जीतेगी। पहले लोग मुख्यमंत्री को वोट करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी का चुनाव, इसे उन्होंने बताया है और फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाए हैं।
तो चुनाव का दौर जारी है, उपचुनाव का, और लगातार वोटिंग देखने को मिल रही। मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा हर बूथ पर। मैं पिपलिया गांव है ये बुधनी विधानसभा का। राजकुमार पटेल है, कांग्रेस से प्रत्याशी है, पहले भी चुनाव लड़ चुके, जीत चुके हैं। राजकुमार जी, काफी अच्छा वोट प्रतिशत दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है, जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे उसी तरह का मतदाता बाहर आ रहा है या कुछ कमी दिखाई दे रही? अच्छा मतदान चल रहा है और मतदाता जिस जोश के साथ निकल रहा है ये अच्छे संकेत हैं। और लोकतंत्र का ये जो पर्व बुधनी में मनाया जा रहा है वो निश्चित रूप से रंग लाएगा और इस प्रदेश की जो आवाज़ है उसको बुलंद करेगा। बुधनी ने पहले भी आपको रंगा है और अब भगवा रंग यहाँ लगातार चढ़ता रहा है, लेकिन इस बीच में जनता के बीच में जाना, आपका सीधा इस क्षेत्र से मेलजोल होना, क्या आपको लग रहा है कि उसी तरह का उत्साह है, उसी तरह का परिणाम आएगा जैसा एक बार पहले दिखाई दिया? देखिए, दो चीज़ें मनोज जी बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि 2006 के बाद जितने भी चुनाव यहाँ पर हो रहे थे वो कांग्रेस वर्सेस मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगे जाते थे। एक तरफ हमारा उम्मीदवार होता था कि भैया इसको विधायक बनना है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होता है कि साहब बने बनाए मुख्यमंत्री को वोट देना है। तो बहुत बड़ा अंतर एक उसमें पड़ जाता था कि जनता की सोचती थी बने बनाए मुख्यमंत्री को हम कैसे छोड़ें, या जो मुख्यमंत्री है उससे ज़्यादा आशा लगाते थे बनस्पत कोई नया उम्मीदवार के चयन में। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ पर एक अच्छे मतों की संख्या के साथ हमेशा खड़ी रही। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है और कांग्रेस का कोई ना तो मतदाता को हम लोगों ने टूटने दिया, ना हमारा नेता टूटा। तो निश्चित रूप से ये पहला चुनाव है जिसमें कि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड के ऊपर चुनाव हो रहा है। अब ये बात अलग है कि और अच्छा हो सकता था अगर प्रशासन शासन और इसमें सजग हो जाता, लेकिन अच्छा चुनाव हो रहा है। प्रशासन शासन की बात कर रहे तो क्या आपको कहीं शक है कि इसमें कोई चीजें ऐसी दिखाई दे रही? और देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वाद विवाद को सभी राजनीतिक दलों को बचा देती है। अगर वोटर स्लिप के साथ आईडी कंपलसरी है, 12 चिन्हित कर रखे चुनाव आयोग ने, उसमें एक कोई आईडी वोटर को लाना चाहिए। तो अनेक जगह मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ जगह वोटर स्लिप से ही वोट डाल रहे थे। मैं कहा नहीं, इसको कंपलसरी करो ताकि शाम को हमारे झगड़े ना हों, क्योंकि फर्जी की सबसे बड़ी संभावना तो यही है ना कि कोई भी पर्ची लेके चला जाए और डाला है। तो ये तो देखने को मिला और हम तो मांग करते हैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से कि ये जब चुनाव आयोग ने इसको कंपलसरी कर रखा तो उसको कंपलसरी रखा जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने देना है, उनको एक टेंट लगाया हुआ उस टेंट के बाहर नहीं जाना है। वो भी अनेक जगह घूमती पाई जाती हैं, वो भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं क्योंकि वो गाँव से जुड़ी रहती हैं। तो उनको जब आयोग ने दूर रखा है तो वो उनको दूर ही रहना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो और अच्छे से हो सकती है। मतलब ये माने कि फर्जी मतदान का शक भी दिखाई दे रहा है? स्वाभाविक रूप से जब आप आईडी नहीं देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाता है ना। पिछली बार मुख्यमंत्री के रूप में जैसा आप कह रहे चुनाव लड़ रहे थे और जीत का अंतर बहुत बड़ा था, 1 लाख, 1.25 लाख। अब राजकुमार पटेल जैसा कह रहे, राजकुमार पटेल वर्सेस रमाकांत भार्गव है, तो मेरा अंतिम सवाल, राजकुमार पटेल आखिर पा कहाँ रहे अपने को? देखिए, बुधनी विधानसभा में हमेशा कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा और राजकुमार पटेल या कोई अगर और भी है तो ये चुनाव बड़ा रोचक है। और ये चुनाव अब मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। तो जनता वर्सेस सरकार चुनाव हो रहा है ये। तो ये माने कि रिजल्ट भी जनता वर्सेस सरकार जैसे ही दिखाई? स्वाभाविक रूप से जनता वर्सेस सरकार है ये चुनाव और जनता का पलड़ा भारी है। चलिए, तो राजकुमार पटेल भी ये कह रहे हैं कि जनता का पलड़ा भारी है और जनता आपके साथ है, उनके साथ है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अब चुनाव के परिणाम 23 को आएंगे, लेकिन दावे दोनों के हैं, रमाकांत भार्गव के भी और राजकुमार पटेल के भी। पर मोहर किस पर लगेगी, ये जो मतदाता यहाँ पहुंच रहा मतदान करने, वो तय कर देगा और रिजल्ट में सब दिखाई भी देगा। आशीष खरे के साथ मनोज सनी, पिपलिया गांव, बुधनी विधानसभा। तो सुना आपने किस तरह से राजकुमार पटेल काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे पहले मुख्यमंत्री को देखकर चुनाव होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव हो रहा है और जनता इस चुनाव को जिताएगी। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे राजनीतिक मेहमानों का। हितेश जी, अब सवाल आपसे विजयपुर को लेकर करूंगी, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सनी जब गए थे और जनता से उन्होंने बात की थी, खास करके आदिवासियों से, शहरी आदिवासियों से, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी आदिवासी प्रत्याशी है हम तो उसको वोट देंगे क्योंकि वो हमारे बीच का व्यक्ति है और वो हमारे दर्द को समझेगा। क्या आपको लगता है मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी नेता कहे जाते हैं ये एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस चुनाव में?
देखिए, उसके पहले मैं राजकुमार पटेल जी को सुन रहा था, तो आपने देखा ना आपकी रिपोर्ट जया जी जो पढ़ रही थी, वो सुखी हैं, संतुष्ट है और बढ़िया मतदान चल रहा है। आप उनकी समझिए इस बात को। और एक और मैं बड़ा तथ्यात्मक चीज़ बोलता हूँ, भूपेंद्र जी नाराज नहीं होंगे राजकुमार पटेल जी जब जीते थे तब उनकी आमदनी कितनी थी, और जब वो लगातार हारते हैं तो आप उनके एफिडेविट से निकालिए कि उनकी राशि कितनी बढ़ गई है। तो उनको हार में मज़ा आता है कि जीत में, लाभ उनको हार में होता है कि जीत में, ये आपको उनके एफिडेविट से मिल जाएगा। हमारे बहुत अच्छे क्लोज भी हैं वो, अब इससे भी मत नाराज़ हो जाना भूपेंद्र लेकिन बहरहाल कुल मिला के बुधनी बड़ा कोजी है, बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत खुशी हुई राजकुमार पटेल जी को आपने दिखाया, तो अब परिणाम मेरे पास और स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। रहा सवाल आपका विजयपुर का, तो देखिए विजयपुर में एक बहुत मैं कहता हूँ कि कठिन लड़ाई में रामनिवास रावत जी जो है हमेशा कांग्रेस की तरफ से जीतते आए थे, और हम जानते हैं कि विजयपुर जो है वो पूरी तरीके से लीडर बेस्ड उनका एक बूथ तक का सिस्टम था, और इसीलिए कड़ी चुनौती हमारे देने के बाद भी वो जीत जाते थे। और इसके बाद भी सोचिए कांग्रेस ने उनको ठीक से रखा नहीं, नाराज़ हुए और वो निकल के आए, कई दिनों से वो कह रहे थे, और उसके बाद अंत में उन्होंने तो बिल्कुल वो मान ही गए कि नहीं साहब आप तो जो कहेंगे साहब हमको तो आपके साथ ही चलना है, और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया और उनको सम्मान भी दिया गया, कैबिनेट मंत्री का स्थान उनको दिया गया। तो वहाँ पर कांग्रेस के पास तो बूथ पर भी कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए आपको पता है वहाँ बॉर्डर पर इन्होंने बाहर के लोग बिठा रखे हैं, तो जैसे अवसर मिलता है उनको अंदर घुसाते हैं और हल्ला मचाते हैं, क्योंकि ऐसा करके उनको लगता है बूथ पे वोटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा। लेकिन भाई वहाँ जिन शहरिया की आप बात कर रहे हैं, हितेश जी, क्या चेहरे पर चुनाव हो रहा है? मैं आपसे वही कहने जा रहा हूँ चेहरे कि का वहाँ चुनाव, पर हाँ। जो जैसे शहरिया हैं, हाँ। शहरिया के साथ इन्होंने बहुत गलत काम किया। जब कमलनाथ जी आए ना, तो उन्होंने उनको जो सब्जी भाजी दूध के लिए जो उनकी राशि चालू करी थी, अपन डिबेट भी कर चुके हैं उसके ऊपर, उसको कमलनाथ जी ने बंद करा दिया। आप सोचिए गरीब लोगों का पैसा आप बंद करा दो और उधर ऊपर वाला जारी रखो जो जांच के दायरे में है, तो वो खुश होंगे क्या? और यही सब कारणों से रामनिवास रावत जी भी नाराज हो गए कि भाई गरीबों की जनता के बीच में जीत के आता हूँ और ये लोग उन्हीं का पैसा खा जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये बड़ा विषय रहा, जिस विषय को लेकर रामनिवास रावत जी ने भी अपने दल को बदला, तो स्वाभाविक है कि चलिए, जीत ठीक है, किस हितेश विषय जी। की होगी, गरीबों सर, की बड़ी होगी, खबर है, बड़ी रावत खबर जी। जरूर करेंगे हम। श्योपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विजयपुर गोलीकांड के बाद बवाल हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रोका गया है, श्योपुर सीमा पर रोका गया उनको। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे, जब उन्हें श्योपुर सीमा, श्योपुर की बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। कुहाजापुर बॉर्डर पर जीतू पटवारी को रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहां पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जैसा आप जिक्र कर रहे थे हितेश जी, बॉर्डर की बात हो रही थी, और आप देखिए दोनों ही नेता, दोनों ही दल के नेता बॉर्डर पर ही रोक दिए गए हैं ताकि मतदान जारी रहे। सब इकट्ठे हुए और इन्होंने वहाँ पे गुंडागिर्दी शुरू करी, तभी रात को आपने देखा होगा कल वीडी शर्मा जी ने बाइट भी दी थी कि वो खुद पहुंचेंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें और जल्दी से उन्होंने कहा हम दर्शकों को ऐसे सर थोड़ी बता ना देते होने हैं। देंगे। ये देखिए वीडी शर्मा का एक वाहन काफिला और दूसरी तरफ जीतू पटवारी। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि आज यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, और दोनों ही दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान अलग अलग बॉर्डर्स पर इनको रोक दिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एहतियातन ये कुछ किया गया है हितेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या, जब भाई जीतू पटवारी जी और उनके साथ ही नहीं माने, आप देखो उनके चेहरे देखो, आप देखो कितने खूंखार जैसे टाइप के दिख रहे हैं, और वहीं आप हमारे ग्रुप को देखना कितने सब सुधरे से लोग दिखाई देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चेहरे तो के जब ये हाव भाव लोग भी मैटर करते क्या सर? क्यों नहीं करते? देखिए आप लोग तो सब पारखी लोग हो, सब हम देखिए लोग जया, कितने ही बोले। चेहरे की तो बात कर रहे हैं सर, इसलिए तो कह रहे थे कि चेहरे पर ही इस बार जनता शायद रामनिवास जी को चुन लेगी, क्योंकि चेहरा ही सब कुछ है। एग्जैक्टली। और जो चेहरा शहरिया और वहाँ के लोगों के हित में है वो चुना जाएगा। तो जब ये लोग सब इकट्ठे हुए, तो भाई बीडी भाई भी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए और इनको हतोत्साहित करने के लिए हमको भी तो वहाँ बॉर्डर पे मौजूद होना पड़ेगा ना। ठीक है, इस पर भूपेंद्र जी का भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन जल्दी से एक और बड़ी खबर बता दी सर, फिर दोनों पर आपका रिएक्शन। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। ये बड़ी खबर
खबर है भोपाल से। घंटी बजाते हुए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन पहुंचा। कांग्रेस ने दरअसल आरोप लगाए हैं कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है, उसे जगाने के लिए हम घंटी बजा रहे हैं। तो एक बार फिर से वही तमाम सारी चीजें दिखाई दे रही है चुनाव के समय, चुनाव के पहले जो होता है। देखिए आप कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आप देख रहे हैं, पहुंचे इलेक्शन कमीशन, हाथों में घंटी लिए, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है। धनोपिया जी घंटी बजाते नजर आ रहे हैं हितेश जी, और मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी है ही नहीं, देखिए इसीलिए भूपेंद्र जी का नैतिक समर्थन नहीं मिला इन लोगों भूपेंद्र जी का ही रिएक्शन ले लेते हैं सर। भूपेंद्र जी देखिए, अभी तो पहली बात तो जो है, आप लोग भी बड़े खुश होकर जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही थी। बॉडी लैंग्वेज दो तरह की होती है। मैं बिहेवियरल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ। तो पहला ये है कि अगर कहीं पर लूट हो रही है और लूट का माल सेफली घर पहुँच जाता है तो बहुत खुशी और उत्तेजना दिखती है। तो भाजपा के लोगों में वो उत्तेजना, वो खुशी दिखाई पड़ रही है। अगर इनको जनता वोट दे रही है तो ये 3 दिन से गोलियां क्यों चल रही हैं, इसका जवाब इनके पास नहीं है। ये जो है गोल गोल बातें करके ये सोचते हैं कि देश की जनता को हम भ्रम फैला सकते हैं। ये बात कर रहे थे सहारिया और भारिया की। इनको इस बात की जो है जानकारी नहीं है या समझ नहीं है कि भोजन के अधिकार कानून के तहत कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रसूताओं को जो है 16,000 रुपये का अधिकार दिया है। ये अधिकार है, इसे ना बीजेपी छीन सकती ना कांग्रेस छीन सकती। तो इस तरह के जो है झूठे और मिथ्या वक्तव्य करने के कमलनाथ ने छीन लिया था, इस पर थोड़ी लाज और लज्जा आनी चाहिए। तीसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले इनके एक मंत्री जी गए थे शिवपुरी, जो कुपोषण का सबसे ज़्यादा बैड हिट एरिया है 20 साल में, जहाँ का ये कुपोषण दूर नहीं कर पाए। इनका मंत्री वहाँ जाके कह रहा था कि हम 2 लड्डू भेजते हैं प्रसूताओं को, 1 लड्डू चोरी हो जाता है। ये लड्डू 20 साल से कौन चुरा रहे हैं 1 लड्डू? इसका जवाब वहाँ की जनता मांग रही है। और उसी आदिवासी को जो निरीह है, दलित है, जिसको जो है आपने रौंद कुचल के जो है इस सीमा पर ला दिया है कि वहाँ का कुपोषण ठीक नहीं हो पा रहा है, बच्चे जो है आधी ज़िंदगी जीकर मर जाते हैं, उन आदिवासियों को आप भरमाने की कोशिश करते हैं और आधा लड्डू खा जाते हैं उसका। तो उसका जवाब वहाँ की जनता देने वाली है। ये आपके चेहरे की खुशी से ट्रांसलेट नहीं होगा, ये उसकी जीवन के दर्द से ट्रांसलेट होगा। और आप देखिएगा कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। आपका जो प्रशासन है, आज जो है सरकार चुनाव लड़ रही है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। ये लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दौर है और इस दौर से हम गुजर रहे हैं। ये भी ठीक होगा, समय आएगा, चिंता मत करिए। और ये जो भाषा आपकी पार्टी आजकल बोलती है, ये भाषा भी बदलेगी। इसको जो है ये समय काल की बात है। और इसमें जो है जिस तरह से चारों तरफ से ये कलेक्टिव प्रयास हो रहा है कि लोगों को जो है हरास कर दिया जाए, लोगों की बात को जो है गिरा दिया जाए, खुश हो के जो है सारी बातें कर दी जाएं, ये ज़्यादा समय नहीं चलता है और ये समय आ रहा है, ये दौर खत्म होने वाला है। देखिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 20 साल से, तो आपका ऑर्डर की कॉपी दिखा दीजिए। फिर लड्डू क्यों आप जो है झूठ आप ही चुरा रहे हो। आपका मंत्री प्रद्युम्न तोमर कह रहा है अगर आपकी पार्टी चोरी कर रही है, इसका जवाब दीजिए। प्रद्युम्न तोमर किसका मंत्री है? किसका मंत्री बताइए, किसकी पार्टी का मंत्री, किसकी सरकार में मंत्री? भाई हम कांग्रेस है, किसका? यही कांग्रेस है। ये कांग्रेस है कि वो जवाब मांग सकती है, कांग्रेस जवाब मांग सकती है। मतलब जीत कांग्रेस रही थी और बोलते लड्डू पड़ोसी खा गए। आपकी सरकार कह रही है, आपकी सरकार, आप प्रद्युम्न तोमर से पूछिए, आपकी सरकार ने पूछा कि ये चोरी कौन कर रहा है, ये लड्डू कौन ले जा रहा है, ये प्रसूताओं के, गर्भवतियों के मुंह से निकला कौन छीन रहा है? ये आपने पूछा है? 23 नवंबर को सर, 23 नवंबर को फिर बैठेंगे। 23 नवंबर को सर, आपने पूछा क्या? भूपेंद्र जी 1 सेकंड सर प्लीज। सबका पैसा खा गए। ठीक है सर, 23 नवंबर को फिर बैठेंगे, फिर बातचीत होगी। 23 तारीख को मुझे लगता है इसका जवाब मिल जाएगा। 23 तारीख को जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, फिलहाल ठीक है फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सर हितेश जी, भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका वंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। 23 नवंबर को बातचीत करेंगे, लेकिन दावे दोनों ही दलों की ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल